हाय, माय नेम इज़ सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यहाँ हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 2020 के लिए मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हर रोज़ कुछ मेंस के क्वेश्चंस और उनके आंसर लिखे जाएंगे। यह इनिशिएटिव पूरी तरीके से बाइलिंगुअल होने वाला है, जिसमें क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी पहले क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये नीचे वही क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा, बाइलिंगुअली एक्सप्लेन करूँगा, और जो भी कीवर्ड्स हैं इंग्लिश और हिंदी के वो मैं यूज़ करता रहूँगा। इसके अलावा इस इनिशिएटिव में हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, आंसर सॉल्व करते समय आपके नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा, क्वेश्चंस के टाइप्स आपको पता चलेंगे, क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो पता चलेगी। और तीसरा, इन आंसर्स में से आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट और नॉलेज मिलेंगी, वेरीफाइड नॉलेज मिलेगी, जिसको आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, यूपी पीसीएस के आंसर्स में फैक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्स टू अचीव 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 एक अपना लक्ष्य रखा है। What are the prospects and challenges involved in its realization? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इस चीज़ को पाने के क्या चैलेंजेस और क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 पार्ट में है, इसलिए आपके आंसर्स को भी 2 पार्ट में होना चाहिए। दूसरी बात कि दोनों को आप इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है। पहले हम हर क्वेश्चन में पहले ही यही करेंगे कि पहले हम उसकी अप्रोच के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद उसमें क्या लिखना है हम इतना डिस्कस कर लेंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 1 ट्रिलियन का वादा तो कर दिया, क्या हम इसे पा सकते हैं। तो उसमें यही पूछ रहा है आपसे कि इसके प्रॉस्पेक्ट क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। सीधा सा सवाल है। प्रॉस्पेक्ट और चैलेंजेस की जब भी बात आए तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि यूपी की क्या मजबूती और क्या कमियां हैं, वो प्रॉस्पेक्ट हो गए, और दूसरा आपकी चैलेंजेस हो गए। ठीक है, और क्या 1 ट्रिलियन पा सकता है नहीं पा सकता है, इसके बारे में आपको थोड़ा अगल बगल लिखना है। ओवरऑल अप्रोच यही होनी चाहिए कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद ये बताना है कि यूपी किस तरीके से 1 ट्रिलियन के नज़दीक आसपास पहुंच सकता है, इस समय क्या कंडीशन है, क्या इस समय अभी यूपी आसपास है 1 ट्रिलियन के या नहीं है, और नहीं है तो कैसे पाएंगे। ठीक है, लास्ट में आपको चैलेंजेस लिखते हुए उसके बाद एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करना है। ये हो गई अप्रोच क्वेश्चन की। अब चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया कि यूपी की इंपॉर्टेंस साथ आप शुरू कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, यूपी इज़ अ होम ऑफ 16% ऑफ नेशनल पॉपुलेशन। यूपी में देश की 16% लोग रहते हैं, और यूपी देश की जीडीपी में 8.8% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसलिए यूपी नेशनल ग्रोथ का ग्रोथ इंजन बन सकता है। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं कि अब मैंने बताया कि अभी क्या स्थिति है, तो अभी की स्थिति ये है कि यूपी की करंट इकोनॉमी 0.234 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 0.234 ट्रिलियन डॉलर की है। हमारा एम है 1 ट्रिलियन डॉलर, और हमारी ग्रोथ जो है वो 5.3% की है। तो इसी से आपको समझ में आ रहा है कि लगभग 5 गुना करने की ज़रूरत है। 0.234 से 1 ट्रिलियन पे पहुंचना है, 5 गुना अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है 4-5 सालों में, 2024 तक करना है इस चीज़ को। और तो और हमारी ग्रोथ रेट भी 5.3% है। तो आपको इतने से समझ में आ गया होगा कि कितना महत्वाकांक्षी गोल है, लेकिन जब कहा गया है तो करना है। तो अब लिखना है आपको, पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का जिसमें हमने इसके बारे में बात कर ली। दूसरा पार्ट हो हमें लिखना है क्या, कि हमारे क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं। इसे लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि संभावनाओं में मैंने पहले बताया कि इन सारे क्वेश्चंस में यही सोचना है कि हमारी क्या मजबूती है, वही हमारी संभावनाएं हैं, और चैलेंजेस में हमारी क्या कमियां हैं। यही हो गया आपका आंसर। अब ऐसे लिखते समय आप कई सारे पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखेंगे यहाँ पर। डिस्कस करते समय मैं कई सारे पॉइंट डिस्कस करूँगा, लेकिन चूंकि आंसर्स में हमारे वर्ड लिमिट्स होती हैं, इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, वह है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। तो यूपी में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% ऑफ वर्क फोर्स, टोटल जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से 50% ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। तो इसी से समझ में आ रहा है आपको एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो अगर एग्रीकल्चर को किसी तरीके से हम अच्छा कर दें, एग्रीकल्चर में किसानों की आय को दोगुनी कर दे, तो उस तरीके से यूपी 1 ट्रिलियन में अपना कंट्रीब्यूशन ईजिली निभा सकता है। अगर
एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो उसमें भी जानवरों में सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक है वो यूपी के पास होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक पूरे इंडिया में यूपी के पास है। इनमें जब हम सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो इनमें हम पोल्ट्री को नहीं गिनते हैं। पोल्ट्री को अगर हटा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक यूपी के पास है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे इकोनॉमी में। अब एग्रीकल्चर को सुधार दूसरी लाइन में दिखा है कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। एग्रीकल्चर सुधार का जब भी बात करें तो आप लाइफ साइकिल अप्रोच लिखिए। लाइफ साइकिल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी से लेके मार्केट तक बिकने तक, ये एक होती है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल एक अनाज की या किसी भी तरीके के प्रोड्यूस की, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, मार्केट को इंटीग्रेट करिए, जो बटी हुई मार्केट है एपीएमसी मंडियों में रिफॉर्म करिए। उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज और जो भी स्टोर करने वाली फैसिलिटी है उसमें कुछ सुधार करिए। और उसके बाद लास्ट में फूड प्रोसेसिंग वगैरह पे ध्यान दीजिए। इस तरीके से एक साइकिल बनेगी जिससे आप किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं। इस प्रकार एग्रीकल्चर को अच्छा करके हम यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जा सकते हैं। ये हो गया एग्रीकल्चर की बात। फूड प्रोसेसिंग आपको पता है कि इस साल सरकार की बहुत प्रायोरिटी के अंदर आता है फूड प्रोसेसिंग। लास्ट ईयर संपदा योजना आई थी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 की आई है। इन सब ने फूड प्रोसेसिंग पे जोर दिया है। तो आपके आंसर में फूड प्रोसेसिंग के बारे में ज़रूर आना चाहिए। फूड पार्क लिखिए। ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन के बारे में लिखिए, जिसमें टमाटर, आलू और प्याज, हाँ, इन 3 चीज़ों पर फोकस किया गया है कि इन 3 चीज़ों की जो मूल्य हैं वो बाज़ार में वो संतुलित रहें, इसलिए उनके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह का काम करने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से आप एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई ही क्यों सेकंड पॉइंट लिखा गया? क्योंकि यूपी की इकोनॉमी में एमएसएमई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ध्यान दीजिए कि अगर देश में जितनी भी एमएसएमई यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं उसमें से 14% एमएसएमई केवल और केवल यूपी में काम कर रही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। एमएसएमई में जो भी इम्पोर्टेंट आप रिफॉर्म करेंगे, जो भी सुधार करेंगे, उसकी वजह से यूपी की इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो उसमें जो हाल ही में किए गए सुधार हैं वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। पिछले साल इसको लाया गया था कि एक ज़िले में एक उत्पाद, इसको फेमस करने के लिए पिछले साल यूपी सरकार लेके आई है। उसमें क्या है कि हर एक ज़िले की कुछ एक खासियत है। जैसे कहीं आजमगढ़ की एक निज़ामबाद है, निज़ामबाद की ब्लैक पॉटरी है। वैसे लखनऊ में कुछ और होगा, या कहीं की साड़ियाँ हैं, कहीं की क्या नाम है कांच के बने उत्पाद हैं। तो इस तरीके से हर एक जगह की एक स्पेशलिटी, अगर इस तरीके से आप उसको हाईलाइट करते हैं तो दुनिया भर में ये चीज़ के लिए एक मार्केट तैयार होता है। और जब ये मार्केट तैयार होगा तो ही यहाँ का इसका ग्रोथ जो होगा वो स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, एक पूरी लिंक क्रिएट होगी और उसकी वजह से इनकी ग्रोथ होगी। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए यूपी में। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं वो यूपी में इंप्लीमेंट की जा रही है। जैसे 59 मिनट पोर्टल, 59 मिनट पोर्टल एक है। इसमें एमएसएमई को क्रेडिट अगर देना है तो क्रेडिट देने के लिए एमएसएमई पोर्टल 59 मिनट है। उसके अलावा एमएसएमई संपर्क, एमएसएमई समाधान और एमएसएमई संबंध, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट तीनों स्कीम है। एमएसएमई संपर्क, एमएसएमई समाधान और एमएसएमई संबंध, ये 3 स्कीम्स हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। इन तीनों में क्या है कि इन तीनों में एमएसएमई सेक्टर्स की जो दिक्कतें हैं, जैसे सरकार कभी कभी एमएसएमई से कुछ सामान खरीदती है। सरकार एमएसएमई से सामान खरीदेगी लेकिन उसके पैसे नहीं दे पाती है या टाइमली पैसे नहीं दे रही है। तो ऐसी चीज़ों के लिए एमएसएमई समाधान लेके आया गया कि समाधान किया जाएगा इन चीज़ों का। एमएसएमई संबंध इस तरीके से लाया गया। एमएसएमई संपर्क लाया गया। एमएसएमई संपर्क का क्या मतलब है कि एक तरीके का पोर्टल है। एमएसएमई संपर्क एक तरीके का पोर्टल है जिसमें आपको अगर जॉब चाहिए तो आप वहाँ पर रजिस्टर करिए। एमएसएमईज़ को अगर कोई चाहिए बंदा जो काम करने के लिए, तो वो वहाँ से आपको एम्प्लॉय करेगा। तो ये एमएसएमईज़ के कुछ रिफॉर्म्स हैं। याद करिए, ध्यान रखिए कि इसमें भी आप लाइफ साइकिल अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितना बड़ा है। जैसे अगर सिर्फ एमएसएमई पे क्वेश्चन होता तो और आप डिटेल में लिख सकते थे एमएसएमई के बारे में। तो यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बात की, फिर एमएसएमई की बात की। तीसरा आप बात करेंगे डेमोग्राफी डिविडेंड। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। यूपी की जनसंख्या के बारे में आपको पता ही है, लेकिन जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो उसमें ये बात करते हैं कि कितने लोग हैं जो काम करने लायक हैं। काम करने लायक में कई चीज़ें हैं। पहला, कि काम करने के इच्छुक हैं, और दूसरा कि वो काम करने की एज में आते हैं कि नहीं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ कि 15 से 49 साल में यूपी की 49% लोग आते हैं। समझ रहे हैं?
कि इतने लोग काम करने वाली एज में आते हैं, तो कितना बड़ा वर्क फोर्स है यूपी के पास, कितना बड़ा जो क्या नाम है एक लेबर मार्केट है यूपी के पास, वो एक हमारा पॉजिटिव साइड बन सकता है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ। हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं या हमारे स्किल्ड लेबर भी दूसरी जगहों पे जाके काम करते हैं, वो रेमिटेंस भेजते हैं यूपी को भी, और पूरी इंडिया की इकोनॉमी में भी ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है। अब इसी के अंदर आप देखेंगे कि 65 लाख लोगों को 2030 तक 65 लाख लोगों को 2030 तक यूपी गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। इसके अलावा 3 लिखने के बाद आप और लिख सकते हैं क्या कि अदर सेक्टर में आप क्या लिख सकते हैं, यूपी में और क्या क्या ऐसी खासियत, आप टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 स्कीम है, हेरिटेज एक है हेरिटेज स्कीम चल रही है, उसके तहत अमृत स्कीम चल रही है वो है, ठीक है, और हृदय हृदय, ये तीनों पुरानी थोड़ी स्कीम्स हैं, लेकिन ये तीनों स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। एक चलता है यहाँ पर हेरिटेज आर्क चलता है यूपी में, जो लखनऊ आगरा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, 3 सिटीज़ का है, मैं आपको बता दूंगा। हेरिटेज आर्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो तीनों स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हेरिटेज आर्क जो यूपी की स्कीम है, इसलिए वो लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा टूरिज्म हो गया, एनिमल हस्बेंड्री की हमने बात करी हुई है, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है कि डिफेंस हब बनाया जा रहा है बुंदेलखंड वाले एरिया में, ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उसके अलावा आप और क्या बात कर सकते हैं, यूपी में क्या है, तो इनलैंड वाटरवे के बारे में बात कर सकते हैं, इनलैंड वाटरवे 1, ठीक है, ये आप बात कर सकते हैं कि वाटरवे के थ्रू यूपी क्या नाम है, यूपी अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर देगा, तो उसी की वजह से हमारे जो बने हुए उत्पाद हैं वो पूरे देश में या विदेशों में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव मतलब सस्ते दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स थे, आप बहुत ज़्यादा और भी कुछ लिख सकते हैं, अगर आपको और कोई आइडिया हो या और कोई आपको स्ट्रेंथ दिख रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं चैलेंजेस की तरफ, तो चैलेंजेस में क्या लिख सकते हैं आप, चैलेंजेस में मैंने बताया कि जो भी आपको यूपी की कमियां दिख रही हैं वही 1 ट्रिलियन को पाने में हमारे चैलेंजेस यही है, अप्रोच क्वेश्चन की इसी तरीके से सोचना है, ठीक है। तो फिर वही है, लो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केवल 32%, ओनली 32% ऑफ द पॉपुलेशन इज रेडी टू मेक एन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब 68% जनता जो है वो किसी न किसी तरीके से अभी भी डिपेंडेंट है। हालांकि 15 से 49 में 49% जनसंख्या आती है, लेकिन ये लोग किसी भी तरीके का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यूपी में नहीं कर रहे हैं। उसके कारण कई हो सकते हैं, एक तो इनके पास स्किल नहीं है, दूसरा इनके पास जॉब नहीं है, या कोई XYZ काम है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये लिख के रखिएगा कि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। इसमें और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एक कारण ये भी कि फीमेल का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन तो और भी कम है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यूपी में बहुत ही कम होगा, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हो कि जो काम करना भी चाह रहे हैं उनकी स्किल्स बहुत कम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि स्किल्ड लेबर नहीं है, लेबर फोर्स स्किल्ड नहीं है, ठीक है, इनके पास कौशल नहीं है, कौशल की बात आप करेंगे। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे हाई जियो डेमोग्राफिक लोड। देखिए हाई जियो डेमोग्राफिक लोड क्या है, हिंदी वालों को समझाता हूँ कि इसका हिंदी क्या है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, या आप इसी चीज़ को देवनागरी में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कई पेपर्स में देखा है कि वो आजकल यूपीएससी में भी यही करते हैं कि उसको वर्ड को उसी तरीके से लिख दिया, ठीक है। जैसे कोई भी एक ज़मीन है, कोई भी एक लैंड है, और उसके एवज में रिसोर्सेज कितने हैं और पॉपुलेशन कितनी है, तो हम यहाँ पे लिखा है कि जो रेशियो है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का, वो अगर एडवर्स हो, एडवर्स मतलब लोग ज़्यादा रिसोर्स कम, तो ऐसे केसेस में आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो यूपी में यही केस है कि लैंड के कंपैरिजन में रिसोर्सेज बहुत कम है, तो एक पॉइंट ये लिख सकते हो आप। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि स्क्यूड डेवलपमेंट पैटर्न। स्क्यूड डेवलपमेंट पैटर्न मतलब क्या होता है, जो हमारे डेवलपमेंट है वो समावेशी नहीं है। आपको ये पता होगा कि पश्चिमी यूपी में इंडस्ट्रियल ज़्यादा है, पूर्वी यूपी जो है वो एग्रीकल्चर ज़्यादा है, बुंदेलखंड में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो ऊपरी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है हर साल बाढ़ आ रही है। तो ये जो विषमताएं हैं ना, इसकी वजह से डेवलपमेंट चारों तरफ सेम नहीं हो रहा है। तो इसको आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। वेस्टर्न यूपी तो कंट्रीब्यूट कर दिया इकोनॉमिकली, ईस्टर्न यूपी में ग्रीन रिवॉल्यूशन आज तक नहीं आया। वेस्टर्न यूपी को ग्रीन रिवॉल्यूशन का लाभ मिल गया, ईस्टर्न यूपी को ग्रीन रिवॉल्यूशन का लाभ नहीं मिला, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति का लाभ ईस्टर्न यूपी को अभी तक नहीं मिला।
उसकी वजह से कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। ईस्टर्न यूपी में अगर स्किल्स कम है तो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। ईस्टर्न यूपी के आसपास आप ध्यान दीजिए, ईस्टर्न यूपी के आसपास कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। वेस्टर्न यूपी को दिल्ली मिला हुआ है, दिल्ली एक ऐसी मार्केट मिली हुई है, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, मार्केट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कही जाती है दिल्ली, उसको उसका टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ईस्टर्न यूपी में डेवलपमेंट कम है, वेस्टर्न यूपी में अलग ही डेवलपमेंट ज़्यादा चल रहा है। साउथर्न यूपी यानी कि बुंदेलखंड के केसेस अलग ही हैं। इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है ना वो भी चारों तरफ सेम नहीं है। जब चारों तरफ सेम नहीं, चारों तरफ मौके सेम नहीं है, तो चारों लोग का कंट्रीब्यूशन कैसे सेम होगा। ये कारण है कि जो कुछ पार्ट हैं यूपी के वहाँ समावेशी विकास नहीं है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि संतुलित विकास नहीं है, संतुलित विकास नहीं है, समावेशी विकास नहीं है, ठीक है। देखिए जियो डेमोग्राफिक लोड मैंने ऐसे ही लिखा है, बाकी कम कौशल, कम कार्यबल भागीदारी दर, इसका हिंदी मैंने लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस तरीके से हमारा पूरा आंसर तैयार हो गया। हमने क्या लिखा कि ठीक है यूपी जो है, अब ये क्वेश्चन जब भी आएगा आप अपना आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये लिखा कि ठीक है यूपी पॉपुलेशन इतनी है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इतना है, 8% के करीब है, ठीक है। बाकी हमने फिर लिखा कि नहीं आज की डेट में हमारी इकोनॉमी तो केवल 0.2 ट्रिलियन की है, लेकिन इसको हमको 1 ट्रिलियन तक लेके जाना है, लेकिन 5.3% ही हमारी ग्रोथ रेट है। उसके बाद हमने लिखा कि भाई हमारे प्रॉस्पेक्ट और चैलेंजेस क्या हैं। तो हमने प्रॉस्पेक्ट चैलेंजेस में क्या क्या लिखा कि प्रॉस्पेक्ट हमारे क्या क्या हैं, कि हमारी क्या क्या खासियत है, कहाँ कहाँ स्ट्रांग है, एमएसएमई है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये चार पांच चीज़ें हमने लिखी। और कमियां क्या हैं, तो उसमें क्या है कि कौशल नहीं है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ही नहीं है, डेमोग्राफिक लोड है इस तरीके का, और असंतुलित विकास है। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन वही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डिस्कशन में हम ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करते समय हमारे पास वर्ड लिमिट की लिमिटेशन होती है। अब इस पूरे क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए मैंने बताया कि थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारे गोल है तो हमें उसको अचीव करना है। कितना बड़ा गोल है, हो सकता है उसके आप नज़दीक पहुंच जाएं, ना पाएँ, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहना है। इसलिए देखिए इस प्रकार यद्यपि लक्ष्य आशावादी है, लेकिन हाल ही में सरकार की पहल जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन्वेस्टर समिट जो लखनऊ में हुई थी या शायद नोएडा में, डिफेंस कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है, स्किल इंडिया प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, इसके अलावा और सारे प्रोग्राम क्या हैं, ये हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देशित कदम है, ठीक है, की तरफ चलने वाले एक कदम है। ये बहुत ही पॉजिटिव एक कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसमें जो फैक्ट है वो आप लोग ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है GS 3 के लिए, और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, फैक्ट्स हैं, जो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पक्का यूपी में आ सकते हैं, यूपी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, What is national infrastructure pipeline? Why do you think government should increase its spending on infrastructure? दो पार्ट है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है क्या। पहला पार्ट थोड़ा फैक्चुअल, दूसरा पार्ट थोड़ा एनालिटिकल, कि आपको क्या लगता है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा क्यों खर्च करना चाहिए, ठीक है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल में ऐसा क्वेश्चन लिखना थोड़ा कठिन है। अगर आपसे मैं ये पूछ दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कई चीज़ें आती हैं, अगर मैं आपसे सिंपली पूछता कि रोड पे खर्च करना क्यों ज़रूरी, तो आपको लिखना ज़्यादा आसान था। मैं अगर हेल्थ पे पूछ लेता तो लिखना आसान था, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन लिखना ज़्यादा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट को एक में मिक्स करके आपको एक साथ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, वही जाहिर सी बात है, दो पार्ट हैं, दो पार्ट में हम आंसर लिखेंगे। पहले पार्ट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस, दूसरे को भी इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये है, इसमें कुछ मैं फ्लो चार्ट लेके आया हूँ, कुछ डायग्राम लेके आया हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी है, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। मेंस में बहुत कम लोग बनाते हैं क्योंकि टाइम कम मिलता है, लेकिन जो बनाता है उसको उसका उचित लाभ भी मिलता है। देखिए हिंदी में भी वही लिखा हुआ है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, और आपको क्या लगता है कि सरकार को बुनियादी ढांचे पर अपने खर्च को क्यों बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है पहला पार्ट, तो फैक्ट हमारे पास होने चाहिए कुछ, एटलीस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि ये पाइपलाइन है क्या, ठीक है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच आर द गवर्नमेंट प्रायोरिटी बिटवीन फिस्कल्स 2020 टू 2025। समझ में आया आपको कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ग्रुप है। इसमें एक कुछ ऐसे मतलब एक तरीके का ये प्लान है, एक तरीके का प्लान है जिसमें हम दो तरीके के इन्वेस्टमेंट करेंगे, दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, एक सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है।
जो कि सरकार की 2020 से 2025 के बीच में एक प्राथमिकता है, ठीक है। इन सारी सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं पर, इन ढांचों पर इंडिया प्रायोरिटी बेसिस पे खर्चा करेगा, ठीक है। अब ये खर्चा करेगा कितना, तो ये आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पर 102 लाख करोड़ की बात हो रही है, 102 लाख करोड़ की बात हो रही है। 2020 से 2025 की बात हुई है, 2020 से 2025 के बीच में 102 लाख करोड़ रुपीस इंडिया खर्च करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, ये सोशल और इकोनॉमिक हैं। और ये पैसा आएगा कहाँ से? पैसा 3 लोग मिलकर देने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये 3 लोग मिलकर कितना कितना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 39% सेंटर, 39% स्टेट, 22% प्राइवेट, ठीक है। इस तरीके से पूरा पैसा आएगा 5 साल के अंदर में सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ये 4-5 फैक्ट जो भी थे आपको याद होने चाहिए, यही आपके आंसर को और लोगों से अलग करेगा, ठीक है। कुछ फैक्ट होने चाहिए, तभी आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं अपनी बातों को। मैंने बोला कि ये सोशल और इकोनॉमिक एक तरीके का है, तो इसमें क्या क्या है, ऊर्जा पर 24% पैसा टोटल जो है वो एनर्जी पे 24% जाएगा, सड़क पे 19% जाएगा, और शहरी एरियाज़ में कुछ पैसा जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से कुछ बांटा गया है। ये आपको अभी इतना ज़रूरी नहीं है, बहुत देखना है यहाँ पर तो देख लीजिए, ये डिटेल में यहाँ पर दिया है, देखिए लिखा है सेक्टर वाइज ब्रेकअप। ये क्वेश्चन में अगर बना सकते हैं, पाई चार्ट वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको देखने के लिए कि 111 लाख या 102 लाख करोड़ रुपए, 102 ही मिल रहा है हर जगह, कि 102 लाख करोड़ रुपए खर्चा जो हमको करना है वो किस पे करना है, एनर्जी पे कर रहा है, रेलवे पे कर रहे हैं, पोर्ट पे कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, याद रखिएगा सोशल भी है, डेफिनेशन में चीज़ लिखना है आपको, इरिगेशन पे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये हो गया ब्रेकअप। ब्रेकअप क्या, कि कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ हम खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम कि ये जो आप एनआईपी लेके आए हैं, क्वेश्चन में पूछा था कि एनआईपी है क्या, और दूसरा क्या कि क्यों खर्चा करना चाहिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो हमने एनआईपी के बारे में बता दिया, 2020 से 2025 39 और 102 लाख करोड़ रुपए खर्चा होंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या आता है कि डिफरेंट सेक्टर्स क्या क्या थे, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे बात आती है विजन क्या है, ये देखिए लिखा है विजन ऑफ एनआईपी। विजन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी बढ़ाना, और दूसरा ईज ऑफ लिविंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग इंश्योर करना, एक मतलब लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये हो गया आपका इसका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लिख दिया। अभी मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन का, इसलिए उस पर मुझको आधा लिखना है, आधा उस पर और आधा सेकंड पार्ट पे, इसलिए मैंने उसमें पहले इंट्रोडक्शन बता दिया, कितना खर्चा है बता दिया, और उसका विजन क्या है बता दिया। अब की बेनिफिट्स क्या है, देखिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सोचने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। सोचने का तरीका होता है जिसको कहते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर अप्रोच क्या होती है कि जो उस पार्टी में इन्वॉल्व है, पार्टी इन द सेंस मैं कोई काम कर रहा हूँ उसमें जो जो इन्वॉल्व है, अगर मुझे कोई उसका पॉजिटिव पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, तो मैं उन्हीं लोग के बारे में सोचूंगा, मेरा आंसर बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर उसका एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि भैया एनआईपी का फ़ायदा क्या है। एनआईपी का फ़ायदा गवर्नमेंट के लिए कुछ होगा, कुछ इकोनॉमी के लिए होगा, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इकोनॉमी एज होल, ठीक है। ये इसी के अगल बगल लिखे हो गया। गवर्नमेंट को क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ग्रोथ को और पुश मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, उसकी वजह से सरकार की आय बढ़ेगी, ये हो गया, ठीक है। इसमें कीवर्ड लिख सकते हैं, फिजिकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, हिंदी वालों के लिए भी कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा आया इकोनॉमी। इकोनॉमी को क्या फ़ायदा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी बनता है ना, तो उससे समावेशी विकास बढ़ता है। आप सोचिए ज़रा कि कई सारे एरियाज़ ऐसे होंगे, नक्सल प्रभावित ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ रोड नहीं होगी, वहाँ अगर रोड बन जाए और वहाँ पर रोज़ द हिंदू पहुँचने लग जाए, तो शायद वहाँ के लड़के भी तैयारी शुरू कर दें, है ना। इंटरनेट पहुँच जाए, वहाँ भी लड़के तैयारी करना शुरू कर दें, तो नक्सलिज्म कम हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेसिक है, किस लिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। एनआईपी के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देगा बैंक, वो बहुत सिक्योर लोन होगा। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि बैंक जिनको भी लोन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेल्योर हो जा रहा है। जैसे ILNFS, ये एक तरीके की NBFC थी जिसका नुकसान हो गया सरकार को, बैंक को, ये इसने बैंकरप्सी फाइल कर दी, ठीक है, या डिफ़ॉल्ट कर गया अपने लोन्स पे। ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको मिल रहे हैं। तो लेकिन एनआईपी के अंदर जो है वो आप देख रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर भी पैसा दे रहा है, सरकार, दोनों मिलकर दे रही हैं, और उसके अलावा बैंक को ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो ये 3 फ़ायदे हो गए, ठीक है।
तो पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का हो गया, एनआईपी के बारे में हमने अच्छा खासा लिख लिया, फैक्ट सबसे आपके पास है, उसको कॉपी में नोट करिए, ठीक है। दूसरे पार्ट पे हम आते हैं कि गवर्नमेंट कि इसको फ़ायदा क्या है, सॉरी क्वेश्चन था कि क्यों गवर्नमेंट को इसके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ होल पूछ रहा है, कोई रोड कोई इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, इसलिए पूरा पूरा ओवरऑल लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि इंडिया में शहरीकरण अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा लोग शहरों की तरफ भागेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। एक एस्टिमेट बोलता है कि 2030 तक 42% जनसंख्या जो भारत की है वो शहरों में रहना शुरू कर देगी। तो शहरों की हालत अभी भी आपको पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब 42% वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे तो और दिक्कतें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 42% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहना शुरू करेगी, इसलिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वही क्वेश्चन आया, जियो डेमोग्राफिक लोड यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो अभी 31% के करीब हुआ करते थे 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो कि 42% हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि इसीलिए अर्बनाइजेशन होने वाला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डेमोग्राफिक डिविडेंड जनांकिकी लाभांश, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि बोलता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन 1 बिलियन की होगी, यानी कि जो हमारे टोटल पॉपुलेशन का 68% होगा 2030 तक, मतलब 2030 में करीब 1 बिलियन लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग एज में होंगे। सिंपल बात ये कह रहा है, ठीक है। ये फैक्ट नहीं लिखना है तो यूपी वाला फैक्ट भी लिख सकते हैं आप, आसपास में इसी के आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये बताना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इस तरीके का होने वाला है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे तो ऐसे लोग डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएंगे, ठीक है। डिविडेंड से डिजास्टर में बदल जाएंगे, ये हो जाएगा। तीसरा क्या लिखना है, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रेजिलियंस, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप बात कर सकते हैं क्या कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अभी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने यहाँ यूज़ किया, CDRI, हिंदी वालों के लिए बताता हूँ, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है, अभी देखिए इंडिया के 2 इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ग्लोबल लेवल पे हैं। जैसे एक था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, और दूसरा अभी ये निकल के आ रहा है CDRI, ये कहीं भी ज़रूर लिखिएगा आंसर में, CDRI क्या है, एक तरीके का कोलिशन मतलब होता है समूह होता है, डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलियंस मतलब होता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाइए जो डिजास्टर को सह सके, ठीक है, उसके जो लॉस हैं उसको कम से कम कर सके, मिनिमाइज कर सके, लॉस मिनिमाइजेशन पे काम करे। तो इस तरीके का एक कोलिशन बनाया गया है CDRI के फॉर्म में, ठीक है। इसको इंडिया ने शुरू किया है, अभी हाल ही में शुरू किया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बोला था, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि CDRI इंडिया करना चाहता है, CDRI शुरू किया, तो इसलिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको बनाना है वो हमको डिजास्टर प्रूफ बनाना है, तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आता है जिसको कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और ये देखिए इसमें इंडिया की रैंक कितनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की रैंक बहुत पुअर है, मतलब 140 में से 70 पे हैं हम करीब, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन, हाँ, अवसंरचना अड़चन एक तरीके के क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे ढांचे हैं वो अगर मजबूत नहीं है तो एक तरीके की अड़चन है बिजनेस में लेकर के। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 140 में से 70वें स्थान पर भारत है, इतना पुअर भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए भी लिख सकते हैं। तो ये तो आप इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते थे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस, तो यहीं से शुरू कर सकते हैं, ये सारे फैक्ट इसीलिए नोट करते चलिए। दूसरा आप लिखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया है, कई सारे स्कीम लॉन्च कर रखा है। अभी चाइना को पता है आपने कि चाइना को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं इंडिया, और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जब आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा हम आत्मनिर्भरता की तरफ सोच भी नहीं सकते। तो एक पॉइंट ये हो गया जो यहाँ नहीं लिखा है वो आप ऐड कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत। उसके अलावा आप लिख सकते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में आप लिख सकते हैं कि मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर लक्ष्य रखा है तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो आपको वहाँ तक ले जा सकता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पिछले एक दशक में, ठीक है, पिछले एक दशक में हमने 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया है। समझ रहे हैं, 1.4 ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है, रुपए की नहीं।
अभी हम 102 लाख करोड़ बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ डॉलर की बात हो रही है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये कह रहा है कि हमने पिछले एक दशक में 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया है, लेकिन अब क्या बात हो रही है, इन 5 सालों में हम 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ये ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है एनआईपी, ठीक है, कि इतना बड़े लेवल पे पैसा खर्च हो रहा है, तो इसलिए ज़रूर ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद और सारे हैं, जैसे अब यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं क्या, भारतमाला का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सागर माला लिख सकते हैं। सागर माला क्या कहता है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, कि हम जो अपना डेवलपमेंट करेंगे वो बंदरगाहों के आसपास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है। कई सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं सागर माला भारतमाला के तहत, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको कहाँ दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनलैंड वाटरवेज बन रहे हैं, 111 बनाना है, ये भी क्या एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, ठीक है। जो माइनर पोर्ट बनाए जा रहे हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ब्रॉडली पूछा था, इसलिए इस तरीके से आंसर लिखा गया है। आपसे सेक्शन वाइज भी पूछ सकता है, इसलिए आपके जो फैक्ट्स है ना उनको यूज़ करना सीखिए। एक ब्लेड थ्योरी है यूपीएससी की, कि आपको आपकी तलवार चलाने आना चाहिए, ठीक है। इन सब फैक्ट को यूज़ रखे रहिए अपने पास, जहाँ ज़रूरत हो, जिस तरीके से ज़रूरत हो, जहाँ यूज़ कर सकता हूँ वहाँ इसको यूज़ करिए। ये 2 क्वेश्चन है, ये देखिए इंपॉर्टेंट, ये छूट गया था। इसमें मैं आपको बता रहा था ना कि हम लगभग खर्च कितना करते रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 5.32 लाख करोड़, ये सारी चीज़ें किसमें, लाख करोड़ में लिखी हैं। कितना 2013 में खर्चा किया है, 2017 में कितना किया है, 9.2 लाख, मतलब 10 लाख करोड़ मैक्सिमम आज तक किया है। अभी 5 सालों में कितना करना है, 102 लाख करोड़, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कुछ कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये एनआईपी। तो ये चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं अपने आंसर्स में पक्का ये सब ड्रॉ करता हूँ, ये बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन चीज़ों को आप अगर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें या एक कॉपी अलग बना लें तो इससे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये इनिशिएटिव आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।